हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए गाइस, इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी का पीवाईक्यू का सेट 3 तक कराया हुआ है। आई होप कि आपने सभी वीडियोस को देखा होगा। आज हम बात करने वाले सेट नंबर 4। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मानसून एवं वर्षा। तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रीवियस में पूछे गए वो सब कुछ देख लेते हैं। शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण जो है वो शीत ऋतु में वह लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि तमिलनाडु में जो वर्षा होती है किस कारण से होता है, तो उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। यह अक्टूबर दिसंबर तक होता है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के उत्तरी मैदानों में पीछे हट जाता है, तब जाकर के यहाँ पर शीत ऋतु में जो कि लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा होती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में अगर दिया जा रहा है उत्तर पूर्व मानसून, तो वहां पे वो टिक करेंगे। और लौटते हुए दक्षिण पूर्व मानसून रहे तो फिर आप ध्यान रखिएगा शीत ऋतु में लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आता है कि भारत में मानसून सीजन के अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति जो होती है वो इस उत्तरी अक्षांश के मध्य में देखने को मिलता है। थर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस तरह की है? तो देखिए, आपके स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें आप लोगों को सब कुछ बताया गया है कि किस जलवायु को किस श्रेणी में बांटा गया। और थर्नवेट की योजना के अनुसार आप देख पाएंगे कि सीवन को शुष्क आर्द्र जो कि अर्ध आर्द्र कह सकते हैं, अर्ध आर्द्र में बांटा गया, और C2 को नम अर्ध आर्द्र में बांटा गया। तो यानी कि जो बिहार का पूर्वी बिहार है, यानी कि पूर्वी बिहार की जो जलवायु है वो C2 के रूप में बांटा गया है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा करने वाला जो स्थान है वो है कोरोमंडल तट। ठीक है, कोरोमंडल तट शीतकाल में, राइट। और ये किस कारण से होता है? तो लौटते हुए दक्षिण पूर्व पश्चिम मानसून के कारण। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ये सब प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, सिर्फ बीपीएससी में ही नहीं, अलग अलग पेपर्स में भी पूछे ही जाते हैं, तो इनको अच्छे से याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट है कि दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। अब देखिए, यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है कि दंडकारण्य जो है वो किन राज्यों के अंतर्गत आता है? तो ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के हिस्से में भी आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दंडकारण्य, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु प्रदर्शित की जा सकती है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण मैंने नोट्स में भी प्रोवाइड आपको कराया। इन्होंने उत्तर बिहार को CWG और दक्षिणी बिहार को इन्होंने AW में वर्गीकृत किया है। तो यहाँ पे उत्तर बिहार के बारे में पूछा है तो CWG करेक्ट होगा। ये कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार होता है। थर्नवेट ने बिहार की जलवायु को CAW, ध्यान रखिएगा, थर्नवेट ने CAW में बांटा है, जबकि त्रिवाथा जो है, त्रिवाथा ने उत्तरी भाग को CAW में और दक्षिणी भाग को AW में डिवाइड किया है। तो ये सब कुछ अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे साफ कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या? तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप उनकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण देख सकते हैं। ऊंचाई में भिन्नता का कारण, ठीक है। जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है तमिलनाडु में, जो कि उत्तर पूर्व मानसून के कारण होता है। नेक्स्ट है, या फिर कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्र में विभेदी तापमान। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, विभेदी तापमान मतलब डिफरेंशियल हीटिंग, और जिसका अर्थ होता है कि गर्मियों में स्थल यानी महाद्वीपीय भाग, जबकि मतलब महाद्वीपीय जो भाग है तेजी से गर्म होता है, जबकि समुद्र जो कि अपेक्षाकृत धीरे गर्म होता है। यहाँ पे यही कारण होता है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है स्थल और समुद्रों के विभेदी तापमान। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का कारण क्या है? तो देखिए, एल नीनो के भारत में कई कारण हो सकते हैं,
एलिनो सबसे पहले तो एक प्राकृतिक समुद्री जलवायु जो की घटना है जो प्रशांत महासागर में घटित होती है। भारत पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर होने लगता है, साल दर साल सूखा की संभावना बढ़ती है जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, कृषि उत्पादन पर गंभीर असर डालता है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग 5 जून को। ठीक है, यानी कि मध्य जून में आप जानते हैं कि भारत में जो कि मानसून स्टार्ट होता है केरल से स्टार्ट होने लगता है, तो इस तरह से 5 जून से ये स्टार्ट होने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि घास के मैदान, झाड़ झंखाड़, वन, बंजर भूमि, सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित होता है, तो अवर्गीकृत वन। ठीक है, अवर्गीकृत वन। मैंग्रोव वनों की विशेषता से संबंधित है, तो मैंग्रोव वन जो है दलदली, कीचड़, खारा तटीय जल आदर्श आवास, पौधे की जड़ें पानी के अंदर डूबी रहती है, ये इस तरह से। ठीक है, और मैंग्रोव ज्यादातर देखने को मिलता है सुंदरवन का जो डेल्टा है आपने देखा होगा, और खास करके याद बोल रहा हूँ, अंडमान निकोबार में भी, गुजरात में भी, ये सब जगह हमें देखने को मिलता है। आता है कि प्राकृतिक आपदाएं, तो प्राकृतिक आपदाएं से छोटा मोटा क्वेश्चन जैसे कि जलवायु क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या होती है? धुआरे यानी वातिमुख। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि, जितना हो सके उतना वन रोपण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो बागवानी कहते हैं इसको। बादल फटना बताइए, जैसे कि देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कर सकते थे। तो बादल फटना उत्तराखंड में भी हमने देखा था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश। बादल फटने का कारण समझिए। बादल फटने का जो कारण है वो हम कह सकते हैं कि अत्यधिक तीव्र वर्षा की सीमित क्षेत्र में बहुत कम समय में जो कि गिरना, अ, मतलब कि बादल फटने का सबसे कारण यही होता है कि अत्यधिक तीव्र वर्षा के सीमित क्षेत्र में बहुत कम समय में गिरना होता है, उसी को हम लोग कहते हैं बादल फटना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कि एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं और दूसरी तरफ प्रदेश है। बाढ़ जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में देखने को मिलता है, कोसी तो आप फेमस जानते ही हैं। भूकंप की बात करें तो हिमालय का गिरिपात क्षेत्र जो है भूकंप के लिए प्रसिद्ध है। सूखा में मध्य पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा, और चक्रवात जो है वो उत्तरी उड़ीसा के तट पर देखने को मिलेगा। तो ये आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कर सकते थे। देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा कि खालिस्तान प्रकार के वन भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा व्यापक रूप से पाए जाने वाला जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जिसकी मात्रा करीब 40% है, यानी लगभग 40% क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हमें उष्णकटिबंधीय शुष्क वर्णपाती वन देखने को मिलता है। और उसके बाद सेकेंड रैंक पर हम रख सकते हैं जो कि अर्ध पर्णपाती वन। जैसे यहाँ पे शुष्क जो है उसको हम सेकंड नंबर पे अर्ध पर्णपाती वन रख सकते हैं लगभग 30% के क्षेत्र पर। और नेक्स्ट जो प्रश्न आ रहा है कि पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले जो वन होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र किसमें? तो मिजोरम। ये तो पहले का डाटा था, लेकिन अगर हम प्रतिशत के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज्यादा हमें लक्षद्वीप में देखने को मिलता है, सेकेंड नंबर पर मिजोरम आएगा, थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार। भारत में वह राज्य जिसका सर्वाधिक क्षेत्र में घने पतझड़ वाले जंगल देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश। ये भी पहले वाला था, क्योंकि अभी अगर हम बात करें तो हाँ ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें तो देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में ही, और सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। साल के वनों का सर्वाधिक भंडार जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि वह राज्य जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, तो अरुणाचल प्रदेश नहीं, यहाँ पे मध्य प्रदेश होगा, सबसे अधिक मध्य प्रदेश। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़। ठीक है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है कि वन प्रकार और प्रदेश, तो यहाँ पे जो मिलान किया गया उसको याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत शिलांग पठार, साहद्री ये सब आते हैं। मानसूनी वन के अंतर्गत छोटा नागपुर पठार, शिवालिक ये सब आते हैं। शीतोष्ण वन के अंतर्गत पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, नीलगिरी आता है। और कच्छ यानी मैंग्रोव वन के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, तराई ये सब क्षेत्र आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो कह रहा है, नेक्स्ट दिया गया कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र में वन का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो देखिए भारत के अगर हम कुल भौगोलिक का बात करें
कुल भूभाग का लगभग 25.17% है। वन आवरण की बात करें यानी फॉरेस्ट कवर कितना गया, तो फॉरेस्ट कवर ये तो आपका 2021 का डाटा है, मैं आपको 2023 का डाटा बता रहा हूँ क्योंकि 2023 में भी जारी किया जा चुका है। 2023 के अकॉर्डिंग कुल फॉरेस्ट कवर है 21.76%, और वृक्ष आवरण की बात करें ट्री कवर कितना किया गया, तो 3.41%। ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे, और दोनों को मिलाकर के बात करें तो 25.17 याद रखना है। जैसे यहाँ पे 21 लिखा जो कि 24 लिखा गया टोटल, तो ये हो गया 25.17, राइट। सुंदरवन क्षेत्र में आते हैं, तो सुंदरवन सघन मैंग्रोव वन के अंतर्गत आता है। डेल्टा, गंगा डेल्टा के सदाबहार वन को कहा जाता है सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन कहा जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण क्या है, तो बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, कृषिगत फैलाव, चराई और जलाने की लकड़ियों का एक भी कारण, ठीक है, लकड़ी का कारण हो सकता है। इस तरह का मतलब कमी में हम देख सकते हैं चराई ये सब जो ज्यादातर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के जंगल पाए जाते हैं। और ये जो सागौन मिलते हैं वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में देखने को मिलता है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा व्यापक में देखने को मिलता है, लगभग 40% क्षेत्रों में। तो कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे। आई होप कि वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।